कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 6 भाग 3। आज हमारा शिक्षण विषय है अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। यदि व्यक्ति अपराध करता है और उसके बाद में उस अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है। पुलिस का एक महत्वपूर्ण काम होता है अपराध जांच करने के लिए। किसी अपराध के बारे में मिली शिकायत की जांच करना, जांच के लिए गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं और सबूत इकट्ठा किए जाते हैं। इस जांच के आधार पर पुलिस अपनी राय बनाती है। अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि सबूतों से आरोपी को दोष साबित होता दिखाई दे रहा है तो पुलिस अदालत में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल कर देती हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था कि यह तय कर देना पुलिस का काम नहीं है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं। ये न्यायाधीश को तय करना होता है कौन व्यक्ति दोषी है या नहीं है। दूसरी ओर अपने कानून के शासन के बारे में आपने पढ़ा होगा। इसका सीधा मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति देश के कानून के अधीन होता है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर उठकर नहीं है। पुलिस भी इसी कानून के तहत आती है। पुलिस भी किसी न किसी कानून के तहत ही आती है। लिहाजा पुलिस को हमेशा कानून के मुताबिक मानव अधिकारों का सम्मान करते हुए जांच करनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस के भी कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी सताने, पीटने या गोली मारने का अधिकार नहीं है। किसी छोटे से छोटे अपराध के लिए भी पुलिस किसी को कोई सज़ा नहीं दे सकती है जब तक व्यक्ति को दोषी है या निर्दोष है ये तो न्यायाधीश ही तय करेगा। इनसे पहले पुलिस किसी भी व्यक्ति के साथ मार पीट, उसको किसी प्रकार का सताना, गोली मारना, ये उसका अधिकार नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 22 और फौजदारी कानून में प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त दिए गए हैं। पहला अधिकार ये दिया गया है कि गिरफ्तारी के समय उसे यह जानने का अधिकार है कि गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है। किसी व्यक्ति को यदि पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो मुख्य कारण ये होगा कि उस व्यक्ति को ये जानने का अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। सीधा पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यदि करते हैं तो पुलिस दोषी हैं और गिरफ्तारी को जानने का बिल्कुल अधिकार है, मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा अधिकार ये भी प्राप्त है हमको कि गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटों के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यदि नहीं करते हैं तो पुलिस इसमें दोषी हैं। ऐसा हम पुलिस वालों को भी कह सकते हैं कि मेरे को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। तीसरा अधिकार ये भी प्राप्त है कि गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार है। जब हमको गिरफ्तार कर लिया गया है तो भी किसी भी प्रकार हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाए या हमको हमारे साथ मार पीट नहीं किया जाए। हमको बचने का अधिकार प्राप्त है। चौथा और अधिकार मिला हुआ है पुलिस हिरासत में दिए गए इकबाल या बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अंतिम कारण है प्राप्त हैं 15 साल से कम उम्र के बालक और किसी भी महिला को केवल सवाल पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया।
सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के बारे में पुलिस एवं अन्य संस्थाओं के लिए कुछ खास शर्त और प्रक्रियाएं तय की गई हैं। इन नियमों को डी के बच्चू दिशा निर्देश कहा जाता है। इनमें से कुछ दिशा निर्देश इस प्रकार हैं, यानी सरकार ने पुलिस के कुछ नियम कानून तय किए हैं कि व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस के क्या नियम कानून होने चाहिए। गिरफ्तारी या जांच करने वाले पुलिस अधिकारी की पोशाक पर उसकी पहचान, नाम पट्टी तथा पद स्पष्ट व सटीक रूप से अंकित होना चाहिए। गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी का कागज तैयार किया जाए। उसमें गिरफ्तारी के समय व तारीख का उल्लेख होना चाहिए। उसके सत्यापन के लिए कम से कम एक गवाह होना चाहिए। वह गिरफ्तार सदस्य के परिवार का भी व्यक्ति हो सकता है। अरेस्ट मेमो पर गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के दस्तखत होने चाहिए। गिरफ्तार किए गए, हिरासत में रखे गए या जिससे पूछताछ की जा रही ऐसे व्यक्ति को अपने किसी संबंधी या दोस्त या शुभ चिंतक को जानकारी देने का अधिकार होता है। जब गिरफ्तार व्यक्ति का दोस्त या संबंधी उस जिले से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तारी के समय, स्थान और हिरासत की जगह के बारे में जानकारी भेज देनी चाहिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक एफआईआर क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद ही किसी अपराध की पड़ताल शुरू कर सकती है। कानून में कहा गया है कि किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर थाने के प्रभारी अधिकारी को फौरन एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस को यह सूचना मौखिक या लिखित किसी भी रूप में मिल सकती है। एफआईआर में आमतौर पर वारदात की तारीख, समय और स्थान का उल्लेखित किया जाता है। उसमें वारदात के मूल तथ्य और घटनाओं का विवरण भी लिखा जाता है। अगर अपराधियों को पता हो तो उसके नाम तथा गवाहों का भी उल्लेख किया जाता है। एफआईआर में शिकायत दर्ज कराने वाले का नाम और पता लिखा होता है। एफआईआर के लिए पुलिस के पास एक खास फॉर्म होता है। इस पर शिकायत करने वाले के दस्तखत कराए जाते हैं। शिकायत करने वाले को पुलिस से एफआईआर के एक नकल मुफ्त पाने के कानूनी अधिकार होता है। यानी कोई भी रिपोर्ट दर्ज कराने से जो पहले जो प्राथमिक तौर पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसको ही एफआईआर कहा जाता है, जिसमें उस रिपोर्ट की तारीख, समय, स्थान और गवाह। आपराधिक न्याय प्रणाली में एक सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है। उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारियों के रूप में उसकी जिम्मेदारी है कि वह निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। यानी सरकारी वकील की भूमिका, किसी भी वकील की यह भूमिका होती है कि वो न्याय के प्रति उस न्यायालय के पदाधिकारियों के सामने अपने अदालत में ठोस तथ्य, गवाह और सबूत पेश करे। वकील के इस तथ्यों के आधार पर ही अदालत सही व निष्पक्ष न्याय कर सकती है। न्यायालय में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। अपराध के संबंध में न्यायाधीश की भूमिका। न्यायाधीश की वह हैसियत होती है
जो खेलों में एम्पायर की होती हैं वे निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं। अपने सामने मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार न्यायाधीश ही तय करते हैं कि आरोपी सचमुच दोषी हैं या नहीं। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश उसे सज़ा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेज सकते हैं या उस पर जुर्माना लगा सकते हैं या एक साथ दोनों तरह की सज़ा। निष्पक्ष सुनवाई। निष्पक्ष सुनवाई संविधान और कानून दोनों में ये कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यता के हो, उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। बोध प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, हिरासत में रखना क्या है? पुलिस द्वारा किसी को गैर कानूनी ढंग से अपने कब्जे में रखना हिरासत कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 2, गवाह किसे कहते हैं? जब किसी व्यक्ति को अदालत में यह बयान देने के लिए बुलाया जाता है कि उनसे मामले के संबंध में क्या देखा, सुना या जाना, तो उसे गवाह कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, संज्ञेय क्या है? संज्ञेय अपराधों को संज्ञेय कहा जाता है। जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को अदालत की अनुमति के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। प्रश्न क्रमांक 4, आरोपी किसे कहा जाता है? आरोपी अदालत में किसी पर मुकदमा चल रहा है, अपराध चल रहा है, उसे आरोपी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, FIR का हिंदी नाम क्या है? FIR का हिंदी नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राथमिक गृह कार्य। प्रश्न क्रमांक 1, आरोपी को सजा कौन सुनाता है? प्रश्न क्रमांक 2, आरोपी यदि दोषी पाया जाता है तो उसे कहाँ भेजा जाता है? प्रश्न क्रमांक 3, अदालत में वकील की क्या जिम्मेदारी होती है? प्रश्न क्रमांक 4, न्यायाधीश की न्यायालय में क्या भूमिका होती है? प्रश्न क्रमांक 5, अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका होती है?